So, hello Afnan, once again a very good morning to you. Welcome to our economics class, जिसमें इस समय हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। तो कल हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से देखा कि आखिर फूड सिक्योरिटी होती क्या है, व्हाट इज फूड सिक्योरिटी। उसके तीन जो कंपोनेंट्स हैं उसको भी अच्छे से हम लोगों ने डिस्कस किया। अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी अच्छे तरीके से समझ में आ गया। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया वाई फूड सिक्योरिटी, मतलब फूड सिक्योरिटी की आवश्यकता क्यों है, जरूरी क्यों है फूड सिक्योरिटी के बारे में समझना। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने कुछ स्टोरीज पढ़ी थी। आज हम लोग उसी को कैरी ऑन करेंगे और स्टोरी ऑफ अहमद देखेंगे। तो चलते हैं और देखेंगे आज हमें कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। फुल कंसंट्रेशन के साथ भाई साहब आ जाइए अपने वीडियो पर और कल की तरीके से आज भी सब चीजों को अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, और इसमें कल हम लोगों ने व्हाट इज फूड सिक्योरिटी कंप्लीट कर लिया था, वाई फूड सिक्योरिटी कवर कर लिया था, और हु आर फूड सिक्योर्ड इसमें हम लोगों ने आधा टॉपिक कवर किया था। तो आज हम लोगों का फोकस रहेगा कि हु आर फूड इनसिक्योर, इसको कंप्लीट कर देना। अगला पॉइंट फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, इसको पढ़ेंगे और इसका एक कंपोनेंट है व्हाट इज बफर स्टॉक, इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज भी हम लोग का फोकस रहेगा लगभग 2.5 टॉपिक कवर करने का। ठीक है, तो इस तरीके से आज हम लोग पढ़ाई करने चल रहे हैं। आ जाते हैं अपनी एनसीईआरटी पर। और शुरुआत करते हैं, कल रामू की स्टोरी हम लोगों ने देख ली थी। आज हम लोग देखेंगे स्टोरी ऑफ अहमद। ठीक है, Ahmed is a rickshaw puller in Bangalore. He has shifted from Jhumri Talaiya along with his 3 brothers, 2 sisters and old parents. तो अहमद क्या है? अहमद बेंगलोर में रिक्शा चालक हैं, रिक्शा चलाते हैं। वो झुमरी तलैया एक गांव है, वहां से ये शिफ्ट होकर के, ठीक है, शिफ्ट हुए। और उनके साथ कौन कौन थे? तो 3 ब्रदर्स थे, 2 सिस्टर और इनके बूढ़े माता पिता थे। ठीक है, तो ये शिफ्ट होकर ये कहां आ गए? बेंगलोर में आ गए। ही स्टेज इन अ झुग्गी, जो झोपड़ी वगैरह होती है शहरों में फुटपाथ के पास, लगभग वहीं पर ये क्या करते हैं? रहते हैं। द सर्वाइवल ऑफ ऑल मेंबर ऑफ हिज फैमिली डिपेंड्स ऑन हिज डेली अर्निंग्स फ्रॉम पुलिंग रिक्शा। रिक्शा जो चलाते हैं उसी से इनके घर का खाना पीना सारा बंदोबस्त होता है। However, he does not have a secured employment and his earning fluctuate every day. इनकी जो अर्निंग है वो सिक्योर नहीं है, वो एक स्थायी नहीं है कि उनको परमानेंट सैलरी कुछ इस टाइप की मिल रही है कि फिक्स सैलरी। उनकी डे बाय डे सैलरी क्या होती है? फ्लक्चुएट होती है। ड्यूरिंग some days he gets enough earning for him to save some amount after buying all his day-to-day necessities. On other days he barely earn enough to buy his daily necessities. तो कभी कभार क्या होता है, जो अहमद भाई साहब हैं ये इतना कमा लेते हैं कि सारी जरूरतें, एक दिन की सारी जरूरतें पूरे करने के बाद कुछ पैसे इनके पास सेव हो जाते हैं। तो कभी एक ऐसा दिन आता है कि ये मुश्किल से अपने 2 वक्त का खाना अपने परिवार के लिए उसका बंदोबस्त कर पाते हैं। मतलब किसी दिन कुछ सेविंग हो जाती है और किसी दिन नेसेसिटीज जो इनकी जो डेली लाइफ की जो नेसेसिटीज है, जो जरूरी चीजें हैं, उसको ही ये इकट्ठा नहीं कर पाते हैं। तो इस तरीके से देख रहे हो कि किस तरीके से इनकी लिविंग कंडीशन फ्लक्चुएट हो रही है। हाउएवर फॉर्चुनेटली अहमद हैज अ येलो कार्ड। अब येलो कार्ड क्या होता है? विच इज पीडीएस कार्ड फॉर बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल। ठीक है, कह रहे हैं फॉर्चुनेटली, मतलब अच्छा किस्मत है कि अहमद के पास क्या है? येलो कार्ड है। और येलो कार्ड से क्या होता है? येलो कार्ड पीडीएस कार्ड कहा जाता है, जो कि पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के नीचे जो सदस्य रहते हैं, जो लोग रहते हैं, उनको येलो कार्ड मिलता है। विद दिस कार्ड, अब इसका यूज क्या है? विद दिस कार्ड अहमद गेट्स सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ व्हीट, राइस, शुगर एंड केरोसिन ऑयल फॉर हिज डेली यूज। तो इस येलो कार्ड से क्या होता है? इनको कुछ
व्हीट, राइस, शुगर, केरोसिन, ये सब चीजें मिल जाती हैं कुछ सस्ते दामों पर। He gets these essential at half of the market price. He purchases his monthly stock during a particular day when the ration shop is opened for below poverty people. तो ये जो येलो कार्ड है, अगर ये रहता है, ये अहमद के पास है, तो इससे क्या होता है, ये दुकान पर जाते हैं, जब ये दुकान पर जाते हैं तो इनको क्या होता है, हाफ प्राइस पर, उसी अनाज का हाफ प्राइस पर इनको मिल जाता है। लेकिन हर दिन नहीं, किसी एक विशेष दिन, जिस दिन बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए, बिलो पॉवर्टी पीपल के लिए वो राशन शॉप खोली जाती है। इन दिस वे अहमद इज एबल टू एक आउट हिज, एक मतलब सर्वाइवल करना, चलाना, बढ़ना, ये चीजें होती हैं। तो इन दिस वे अहमद इज एबल टू एक आउट हिज सर्वाइवल विद लेस देन सफिशिएंट अर्निंग फॉर हिज बिग फैमिली वेयर ही इज द ओनली अर्निंग मेंबर। तो इस तरीके से, इस येलो कार्ड की हेल्प से, प्लस जो इनकी थोड़ी बहुत जो इनकम हो जाती है, इसी के वजह से ये सफिशिएंट अर्निंग इनकी हो जाती है, जिससे इनका ये भरा पूरा परिवार जो है, जिसमें सिर्फ इकलौते कमाने वाले हैं, इनका फैमिली, इनकी सर्वाइवल किसी तरीके से चल रही है। अब लेट्स डिस्कस में ये क्वेश्चन आंसर देख लेना, खुद से करो। The social composition along with the inability to buy food also plays a role in food insecurity। अब फूड इनसिक्योरिटी में यहां पर देखो जिस तरीके से हम फूड सिक्योरिटी को पढ़ रहे हैं, इसमें कुछ बेसिक जो डेफिनेशन है वो तो एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन कुछ नए कॉन्सेप्ट इसमें लगा रहे हैं। अमर्त्य सेन ने अलग कॉन्सेप्ट दे दिया, ठीक है, कल हम लोगों ने जो शाम को डिस्कस किया था। तो इसमें क्या कह रहे हैं, सोशल कंपोजिशन क्या होता है, सामाजिक संरचना, जिसमें ये जनरल होते हैं, SC ST होते हैं, OBCs होते हैं, तो इनको क्या कहा जाता है, सोशल कंपोजिशन। द सोशल कंपोजिशन along with the inability to buy food also plays a role in food security। कह रहे हैं सोशल कंपोजिशन के साथ साथ आपको आपकी जो वो है क्षमता नहीं है किसी फूड को खरीदने की, इनेबिलिटी जो है किसी पर्सन की, वो भी फूड सिक्योरिटी में एक अहम रोल, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, सोशल कंपोजिशन, सामाजिक संरचना के साथ साथ यदि आपकी कैपेसिटी नहीं है किसी फूड को खरीदने की, तो ये दोनों फैक्टर्स जो हैं ये फूड इनसिक्योरिटी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। द एससीज, अब यहां देखो सोशल कंपोजिशन की बात कर रहे हैं। द एससीज, एसटीज एंड सम सेक्शंस ऑफ द ओबीसीज, इनका फुल फॉर्म जाने रहो। एससी का फुल फॉर्म होता है शेड्यूल्ड कास्ट, और एसटी का मतलब होता है शेड्यूल्ड ट्राइब, और ओबीसी का मतलब होता है अदर बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, लोअर कास्ट एमंग देम who have either poor land base or very low land productivity are prone to food insecurity। कह रहे हैं एससीज हैं, एसटीज हैं और ओबीसीज में जो लोअर कास्ट वाले निचले पायदान पर हैं, जिनके पास या तो लैंड की कमी है, लैंड के हिसाब से वो पुअर हैं, या फिर अगर लैंड है तो उस पर प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं हो रही है, तो वो फूड इनसिक्योरिटी के लिए ज्यादा प्रॉन हैं, ज्यादा वल्नरेबल हैं। वो मतलब कि फूड इनसिक्योरिटी पहले उनको होगी, बाद में किसी पर्सन को होगी। जिनके पास लैंड की कमी है या फिर लैंड है तो फूड उस पर जो कल्टीवेशन है वो अच्छी तरीके से नहीं हो रहा है, तो वो फूड इनसिक्योर हैं। The people affected by natural disaster who have to migrate to other areas in search of work are also amongst the most food insecure people। जो हमारे पेस्टोरलिस्ट हैं, पेस्टोरलिस्ट क्या कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे थे। हम देख रहे थे इसके पहले जो हम लोगों ने हिस्ट्री में एक चैप्टर देखा, ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा था, पेस्टोरलिस्ट क्या हो रहे थे, मूवमेंट इधर से उधर कर रहे थे। क्यों कर रहे थे, क्योंकि उनको कहीं फिक्स जगह भोजन नहीं मिल रहा था। ठीक है, यहां पर भोजन खत्म हुआ तो दूसरी जगह पहुंच गए। तो ये भी क्या होते हैं, फूड इनसिक्योर में ही आएंगे, ये भी क्या आएंगे, फूड इनसिक्योर में ही आएंगे, क्योंकि इनको लगातार माइग्रेट करना पड़ता है और प्लस इनको पता कि जहां पे जा रहे हैं वहां पे फूड इनको मिल जाएगा या नहीं। अ हाई इंसिडेंस ऑफ मॉल न्यूट्रिशन प्रिवेल्स अमंग वुमेन, और ऐसे परिवार जो फूड इनसिक्योर हैं, इनकी जो महिलाएं होती हैं वो माल न्यूट्रिशन का ज्यादा शिकार होती हैं, कुपोषण का शिकार हो जाती हैं कि प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स इनको नहीं मिल पाता। दिस इज अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न एज इट पुट्स इवन द अनबॉर्न बेबी एट द रिस्क ऑफ माल न्यूट्रिशन। तो ये बहुत ही सीरियस इशू है, क्योंकि महिलाओं जो गर्भवती, जो प्रेग्नेंट महिला होती हैं उनके अंदर बच्चा भी होता है, तो यदि
उस महिला को, उस प्रेग्नेंट लेडी को यदि प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो बच्चा भी क्या होगा, अच्छे तरीके से वो क्या करेगा, जन्म नहीं ले पाएगा, वो भी किसी ना किसी डिजीज का शिकार हो जाएगा। इसलिए ये एक सीरियस इशू है। A large proportion of pregnant and nursing mothers and children under the age of 5 years constitute an important segment of the food insecure population। तो जितने भी प्रेग्नेंट वुमेन हैं, जितने भी प्रेग्नेंट वुमेन हैं जो प्रेग्नेंट वुमेन प्लस चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5, नर्सिंग मदर मतलब होता है कि उनका बेबी जस्ट बॉर्न हुआ है, कुछ 5-7 महीने तक का जो समय होता है ये नर्सिंग मदर्स होता है। तो ये सब क्या है, ये सब फूड इनसिक्योरिटी में इनका ज्यादा रोल रहता है। ठीक है, ये ज्यादा फूड इनसिक्योर हो सकती हैं यदि इनको सही समय पर सही न्यूट्रिशन नहीं दिया गया तो ये फूड इनसिक्योर की क्या हो जाएंगी, शिकार हो जाएंगी। समझ में आ गया। A large proportion of pregnant and nursing mother, प्रेग्नेंट मतलब जानते ही हो, प्रेग्नेंट मदर, और नर्सिंग मदर मतलब उनकी बेबी जस्ट बॉर्न हुआ है, 5-7 महीने उनको बेबी के साथ अच्छे तरीके से रहना होता है, सारा ध्यान उसी पर देना होता है। और चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 ईयर्स, ऐसे चिल्ड्रन जो 5 साल के अभी अंडर हैं, ये इनको यदि प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, यदि इनको प्रॉपर न्यूट्रिशन समय पर नहीं मिलता है, तब ये फूड इनसिक्योर के शिकार हो जाते हैं। आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द नेशनल हेल्थ एंड फैमिली सर्वे NHFS 1998-99, द नंबर ऑफ सच वुमेन एंड चिल्ड्रन इज अप्रॉक्सीमेटली 11 करोड़। लगभग 11 करोड़ महिलाएं और बच्चे हैं जो ये माल न्यूट्रिशन का या फिर फूड इनसिक्योरिटी का शिकार है। आगे चला जाए। The food insecure people are disproportionately large in some regions of the country, such as economically backward states with high incidence of poverty, tribal and remote regions more prone to natural disaster, etc. तो साफ सी बात है, फूड इनसिक्योरिटी कहाँ होगी, जो देश इकोनॉमिक लेवल में नीचे स्तर पे होगा, उसकी इकोनॉमी अच्छी नहीं होगी, वहां प्रोडक्शन अच्छा नहीं होगा, वहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होगा। ठीक है, तो वहां पर क्या होगी, फूड इनसिक्योरिटी होगी। वही यहां पे लिखा हुआ है कि ऐसे कंट्री जहां की इकोनॉमिक कंडीशन खराब है, जहां पे बैकवर्ड स्टेट्स हैं, बैकवर्ड स्टेट जो ट्राइबल एरियाज हैं, रिमोट एरियाज हैं, जहां पर प्रॉपर तरीके से सरकार चीजों को नहीं पहुंचा पाती है, ट्राइबल एरियाज। ठीक है, और मतलब जो आम जनता से कटे हुए लोग रहते हैं, मतलब जैसे नक्सली एरिया हो गया, ट्राइबल एरिया हो गया, तो ये क्या होते हैं, ये अपने आप को आइसोलेट किए रहते हैं, ये अपने आप को कंट्री का हिस्सा नहीं मानते हैं, तो वहां पर ये जो है फूड इनसिक्योरिटी ज्यादा होगी। ठीक है, इनफैक्ट द स्टेट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, अब उत्तर प्रदेश में भी है, इनफैक्ट द स्टेट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, ईस्टर्न एंड साउथ ईस्टर्न पार्ट्स, बिहार, झारखंड, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र अकाउंट फॉर द लार्जेस्ट नंबर ऑफ फूड इनसिक्योर पीपल इन द कंट्री। तो हमारे आसपास जो राज्य हैं उनमें भी कई जगह ये फूड इनसिक्योरिटी देखने को मिलती है। ठीक है, वही अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी का ना होना क्या होगा, फूड इनसिक्योरिटी वहां पर होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। हंगर इज अनदर एस्पेक्ट इंडिकेटिंग फूड इनसिक्योरिटी। अब एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, हंगर। हंगर मतलब जानते हो, भूख। कहते हैं ना, आई एम वेरी हंग्री, मैं बहुत भूखा हूं। हंगर इज अनदर एस्पेक्ट इंडिकेटिंग फूड इनसिक्योरिटी। हंगर इज नॉट जस्ट एन एक्सप्रेशन ऑफ पॉवर्टी, इट ब्रिंग्स अबाउट पॉवर्टी। कह रहे हैं हंगर जो है एक नया एस्पेक्ट है फूड इनसिक्योरिटी का, और हंगर सिर्फ एक गरीबी का एक्सप्रेशन नहीं है। ठीक है, गरीबी को बताने की चीज नहीं है, बल्कि हंगर पॉवर्टी को क्या करता है, बुलाता है। यदि हंगर आ गया तो हंगर ब्रिंग्स अबाउट पॉवर्टी, हंगर पॉवर्टी को अपने साथ साथ लिए आता है। यदि समय पर आपकी हंगर मिटी नहीं तो फिर क्या होगा, पॉवर्टी के शिकार होना तय है। The attainment of food security therefore involves eliminating current hunger and reducing the risk of future hunger। इस वजह से यदि आपको फूड सिक्योर होना है, तो करंट की जो हंगर है,
जो इस समय प्रेजेंट की आपकी भूख है उसको शांत करना है, प्लस आगे आने वाली जो हंगर है, आगे जो आपको लगने वाली भूख है उसको भी शांत करने के लिए, उसको भी कम करने के लिए आपके पास पर्याप्त साधन होने चाहिए। जैसे आप अभी भूखे हैं, 2 रोटी खा रही है, लेकिन आपके रसोई में प्रॉपर आटा, चावल, दाल ये सब रखा रहना चाहिए, जिससे कि यदि फ्यूचर में आपको भूख लगे तब भी आप वहां से कंज्यूम कर सकें। ठीक है, समझ रहे हो? तो आप क्या है, फूड सिक्योर हैं। आपको प्रेजेंट की हंगर को शांत करना है, प्रेजेंट की हंगर को फुलफिल करना है, सेटिस्फाई करना है, और फ्यूचर की जो हंगर है उसको भी सेटिस्फाई करना है, तब आप क्या है, फूड सिक्योर। हंगर हैज क्रोनिक एंड सीजनल डायमेंशन। देखो, क्रोनिक मतलब होता है पुराना, पुराना मतलब जो बहुत सालों, क्रोनिक जैसे क्रोनिक डिजीज होता है जो ज्यादा देर तक चलने वाली डिजीज है। एक होता है क्रोनिक, एक होता है एक्यूट। एक्यूट मतलब छोटी मोटी डिजीज जो 5-7 दिन चलती है, और क्रोनिक मतलब जो बहुत बड़ी बीमारी होती है। ठीक है, उसी तरीके से हंगर हैज क्रोनिक एंड सीजनल डायमेंशन। हंगर के 2 डायमेंशन है, एक क्रोनिक जो ज्यादा देर टाइम पीरियड वाला है, और सीजनल मतलब जो थोड़े टाइम पीरियड के लिए होता है। Chronic hunger is a consequence of diets persistently inadequate in terms of quantity and or quality. क्रोनिक हंगर क्या है? जैसा तुम्हें बताया, क्रोनिक मतलब होता है लॉन्ग टाइम पीरियड वाला चीजें। ठीक है, तो क्रोनिक हंगर मतलब हमको लंबी भूख की वजह से जो हमें दिक्कत हो रही है वो क्यों होता है? जब हम डाइट जो ले रहे हैं बहुत दिनों से वो इनएडिक्वेट होती है, वो प्रॉपर न्यूट्रिशन उसमें नहीं होता, बस हमारा पेट भर गया और हम सोचते हैं कि हंगर हमारी शांत हो गई, लेकिन नहीं। यदि आपने प्रॉपर न्यूट्रिशन इंटेक नहीं किया है, यदि आपने प्रॉपर न्यूट्रिशन कंज्यूम नहीं किया है, किसी मतलब का नहीं है, आप क्या है, फूड इनसिक्योर ही हैं। इस वजह से प्रॉपर न्यूट्रिशन आपको लेना चाहिए, क्वालिटी वाला न्यूट्रिशन होना चाहिए। ठीक है, क्वांटिटी ऑलवेज नॉट मैटर्स। ठीक है, क्वांटिटी ज्यादा मैटर नहीं करती, लेकिन क्वालिटी रहनी चाहिए उसमें। तो आप क्या रहेंगे, फिर क्रोनिक हंगर के शिकार रहेंगे, यदि आपने प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लिया है कई दिनों से, कई महीनों से, लॉन्ग टाइम पीरियड से आपने प्रॉपर न्यूट्रिशन एडिक्वेट क्या लिया है, एडिक्वेट यदि आपने न्यूट्रिशन नहीं लिया, एडिक्वेट फूड कंज्यूम नहीं किया है, तो आप रहेंगे क्रोनिक हंगर के शिकार। Poor people suffer from chronic hunger because of their very low income and in turn inability to buy food even for survival. तो पुअर पीपल ज्यादातर इसके शिकार होते हैं क्रोनिक हंगर के, क्योंकि वो थोड़ा बहुत जो भी इनकम उनकी होती है उसमें किसी तरीके से अपना पेट भरते हैं, न्यूट्रिशन वगैरह का ध्यान नहीं रखते उतना, इस वजह से वो क्या होते हैं, क्रोनिक हंगर के शिकार होते हैं, सफर होते हैं। अब सीजनल हंगर की बात होती है, तो सीजनल हंगर नाम से क्लियर है कि सीजन वाइज हंगर है। ठीक है, जैसे बारिश हो रही है, अब जो भाई रिक्शा चालक है, यदि बारिश हो रही है तो वो रिक्शा कहां चला पाएगा, कोई पब्लिक ही बाहर नहीं आएगी। प्लस जो मान लीजिए कंस्ट्रक्शन वर्क में काम कर रहा है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन वर्क, ईंट बनाने की भट्टी में काम कर रहा है, तो यदि बारिश हो रही है तो उनके पास कोई काम नहीं है, घर पे बैठे हैं। ठीक है, तो वो सीजनल हंगर होंगे, उस समय उनकी जो भूख होगी वो किसी तरीके से शांत कर लेंगे, कुछ इधर उधर खा करके, थोड़ा बहुत खा करके, पूरा पेट भर के नहीं खाएंगे, तो सीजनल हंगर के शिकार हो जाएंगे। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। Seasonal hunger is related to cycles of food growing and harvesting. This is prevalent in rural areas because of the seasonal nature of agricultural activities and in urban areas because of the casual labor. ठीक है, Example, there is less work for casual construction labor during the rainy season. कह रहे हैं रूरल एरियाज में सीजनल हंगर क्या होता है कि कुछ ऐसे मौसम होते हैं कि उस समय हार्वेस्टिंग नहीं होती है, उस समय क्रॉप्स हम ग्रो तो करा लेते हैं लेकिन हार्वेस्टिंग नहीं होती है, या फिर कुछ क्रॉप्स को क्या कहते हैं, क्रॉप्स उस समय होती नहीं है, पतझड़ का मौसम रहता है, तब सारी की सारी फसलें क्या होती हैं, खराब होती हैं। ठीक है, उस समय कुछ हार्वेस्ट करने लायक नहीं हो, यदि हमारे पास स्टॉक नहीं रखा हुआ है तो उस समय किसान क्या हो जाते हैं, भूखे मरते हैं, बहुत कम, थोड़ा बहुत जो मिल जाता है उनका वही खाते हैं। तो ये है रूरल लाइफ में इस तरीके से सीजनल हंगर होता है। लेकिन अर्बन एरियाज की बात करें तो जो लोग कुछ वर्क करते हैं, ठीक है, मान लीजिए ऐसा वर्क कर रहे हैं जैसे तुमको रिक्शा चालक का बात बताया, या फिर ईंट की भट्टी में काम कर रहे हैं, मतलब ऐसे काम जिसमें आपको खुले आसमान के नीचे काम करना पड़ता है और आपका इनकम डिपेंड करता है दूसरे पर्सन पे। ठीक है, तो भाई बारिश होगी तो रिक्शा पे बैठने वाला कोई आएगा ही नहीं, सब अपनी गाड़ी से निकल जाएंगे, कार से निकल जाएंगे।
तो इन लोगों को क्या होगी, ये सीजनल हंगर के शिकार हो जाएंगे। इस समय इनको बहुत कम इनकम होगी और उन इनकम से प्रॉपर न्यूट्रिशन इनटेक नहीं कर पाएंगे। This type of hunger exists when a person is unable to get work for the entire year। तो लगभग साल भर अगर कोई काम नहीं मिलता है या बहुत कम काम मिलता है, उससे इनका फूड ये बाई नहीं कर पाते हैं उतनी अच्छी मात्रा में, तो फिर ये सीजनल हंगर के शिकार होते हैं। ठीक है। The percentage of seasonal as well as chronic hunger has declined in India as shown in the above table। देखो ये सीजनल हंगर है, ये क्रोनिक हंगर है, ये रूरल एरिया ही अर्बन एरिया है। 1983 में सीजनल हंगर थे 16.2, 1993 में 94 में 4.2 हो गए और फिर 4.2 से 2.6 हो गए 99 2000 आते आते। इसी तरीके से अर्बन एरियाज में देखते तो सीजनल हंगर 5.6 से 1.1 हो गया 94 में और 1.1 से 0.6 हो गया 99 2000 में। इसका मतलब ये है कि हमारी कंट्री अच्छा काम कर रही है। इन हंगर को, जो फूड इनसिक्योरिटी है, जो हंगर है, सीजनल हंगर है या क्रोनिक हंगर है, इसको अच्छे से डील कर पा रही है। क्रोनिक हंगर में देखें तो 2.3 से 0.9, 0.9 से 0.7, मतलब लगातार इसमें डिक्लाइनिंग चल रही है। ठीक बात, आगे चला जाए। India is aiming at self-sufficiency in food grains since independence। ठीक है, जैसे ही आजादी मिली इंडिया ने ये एम किया कि हम इतने फूड ग्रेन्स उगा लेंगे, इतने फूड ग्रेन्स करेंगे कि हमें इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी और देश से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जरूरत पड़ी तो हम एक्सपोर्ट करेंगे, दूसरे देश को भेजेंगे, लेकिन हम इंपोर्ट नहीं कराएंगे अनाज का। इस दिशा में इंडिया ने काम किया। After independence, Indian policymakers adopted all measures to achieve self-sufficiency in food grains। India adopted a new strategy in agriculture which resulted in the Green Revolution, especially in the production of wheat and rice। तो देश की आजादी के बाद ही इंडियन के जो पॉलिसी मेकर्स थे इस दिशा में काम करने लग गए कि हमें सेल्फ सफिशिएंट बनना है फूड ग्रेन्स के मामले में। तो इसी स्ट्रेटजी में एक कॉन्सेप्ट आया ग्रीन रेवोल्यूशन का, और ग्रीन रेवोल्यूशन में फोकस किया गया स्पेशली वीट और राइस के, कि वीट और राइस भाई यही हमारे क्या कहते हैं बेसिक हमारे जो फूड है यही है। ये हो गया चावल और ये हो गया गेहूं, गेहूं से रोटी बनती है, तो इससे हमें प्रॉपर एनर्जी मिल जाती है। ठीक है, तो इसलिए इंडियन पॉलिसी मेकर ने ग्रीन रेवोल्यूशन को ले आया और उसमें वीट और राइस के प्रोडक्शन को बढ़ाने का प्रयास किया। Indira Gandhi, the then Prime Minister of India, officially recorded the impressive strides of the Green Revolution in agriculture by releasing a special stamp entitled Wheat Revolution in July 1968। तो भाई साहब, इंदिरा गांधी उस समय की प्राइम मिनिस्टर थी जिस समय ये ग्रीन रेवोल्यूशन आया, और ग्रीन रेवोल्यूशन में इन्होंने, इंदिरा गांधी ने ऐड कर दिया वीट रेवोल्यूशन। वीट रेवोल्यूशन मतलब कि खूब सारे हम लोग वीट उगाएंगे, गेहूं की खेती ज्यादा से ज्यादा होगी, और इसीलिए इन्होंने एक स्पेशल स्टैंप क्या किया, रिलीज किया। जिस तरीके से पापा के लिए भी एक स्पेशल स्टैंप बना हुआ है, ठीक है, पोस्टल स्टैंप, उसमें पापा की फोटो लगी हुई है, उसी तरीके से एक वीट रेवोल्यूशन, उसमें वीट जैसा कुछ बना है। ठीक है, तो 1968 में इंदिरा गांधी ने ये स्पेशल स्टैंप वीट रेवोल्यूशन के लिए लाया। तो उससे क्या होता है, लोग और आकर्षित होते हैं कि हाँ हमें सेल्फ सफिशिएंट बनना है फूड ग्रेन्स के मामले में। द सक्सेस ऑफ व्हीट वाज लेटर रेप्लिकेटेड इन राइस। द इंक्रीज इन फूड ग्रेन्स वाज हाउएवर डिस्प्रोपोर्शनेट। The highest rate of growth has been achieved in Uttar Pradesh and Punjab, where food grain production reached an all-time high of 78.9 million tons in 2012 and 13। तो जिस तरीके से वीट की सक्सेस हमें काफी हुई, काफी अच्छे से वीट का प्रोडक्शन हुआ, तो फिर ये रेप्लिकेट कर दिया गया राइस के लिए, राइस की खेती खूब की गई। ठीक है, और ये जो इंक्रीज हो रहा था फूड ग्रेन, ये डिस्प्रोपोर्शनेट था। डिस्प्रोपोर्शनेट मतलब होता है कि अलग अलग एरिया में अलग अलग तरीके का प्रोडक्शन होता था, कोई प्रपोर्शन नहीं है कि हर एरिया में सेम प्रोडक्शन हो रहा है, क्योंकि सबकी भाई क्लाइमेटिक कंडीशन, क्लाइमेटिक जो उसकी सिचुएशन है वो अलग अलग है, तो अलग अलग वहां का प्रोडक्शन होगा। ठीक है, और उत्तर प्रदेश और पंजाब,
उत्तर प्रदेश और पंजाब में ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली और एक रिकॉर्ड ग्रोथ मिली जो आज तक नहीं मिली थी। वो थी 78.9 मिलियन टन्स और किस ईयर में? 2012-13 में। प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इन उत्तराखंड, झारखंड, असम, तमिलनाडु हैज ड्रॉप्ड। फूड ग्रेन की जो प्रोडक्शन थी उत्तराखंड, झारखंड, असम, तमिलनाडु में ये क्या हुई? थोड़ी सी कम हुई। वेस्ट बंगाल एंड उत्तर प्रदेश ऑन द अदर हैंड रिकॉर्डेड सिग्निफिकेंट इंक्रीजेस इन राइस यील्ड इन 2012-13। उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल में चावल की खेती काफी होती है, वहां के लोग चावल पसंद करते हैं काफी ज्यादा। तो इस तरीके से 2012 और 13 में उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल में काफी खेती हुई चावल की। ठीक है, फिर सजेस्टेड एक्टिविटी में जरा इसको पढ़ना क्या चीजें हैं। फिर आता है अपना अगला टॉपिक, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। सिंस द एडवेंट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, एडवेंट मतलब होता है आगमन, आगमन मतलब आना, जैसे कम इन कहते हैं ना, कम इन, वैसे ही एडवेंट। सिंस द एडवेंट ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन in the early 70s, the country has avoided famine even during adverse weather condition। कह रहे हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन के आते ही कब आया? अर्ली 70s सेंचुरी के पहले में आया। और इससे क्या हुआ? जो जितनी भी फेमाइन मतलब अकाल होता है जब कोई क्रॉप्स ग्रो नहीं करती हैं, तो फेमाइन के आने से भी इंडिया में ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन उसके पहले रन कर चुका था। तो ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या हुआ? बहुत सारी क्रॉप का प्रोडक्शन हुआ और क्रॉप को फिर हम लोगों ने स्टॉक में अच्छे से रख लिया। तो अब मान लीजिए वेदर खराब भी है तो उसी जो फूड स्टॉक है हमारा, उसी से ले लेकर के पूरे की पूरी भारत देश खा रहा है आराम से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। इंडिया हैज बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन्स ड्यूरिंग द लास्ट 30 ईयर्स बिकॉज ऑफ अ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन ऑल ओवर द कंट्री। तो इंडिया जो है लगभग पिछले 30 सालों से 30 ईयर से सेल्फ सफिशिएंट है, मतलब किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं है खाने पीने के मामले में। ठीक है, अपना खाना ये खुद बनाती है। ठीक है, वो दूसरी बात है कि थोड़ा बहुत इंपोर्ट करती है। ठीक है, वो उतना मतलब कि बहुत आवश्यक नहीं है इंपोर्ट करना, मतलब हमारे देश में इतना है कि हम दूसरे देश के बिना रह सकते हैं खाने पीने के मामले में, क्योंकि अलग मतलब पूरे के पूरे देश में अलग अलग वैरायटी के चीजें प्रोडक्शन किए जा रहे हैं। द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स इवन इन एडवर्स वेदर कंडीशन और अदरवाइज एट द कंट्री लेवल हैज फर्दर बीन एंश्योर्ड विद अ केयरफुली डिजाइन फूड सिक्योरिटी सिस्टम बाय द गवर्नमेंट। जो भी प्रोडक्शन हो रहा है इसको बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जामिन किया जाता है, अच्छे तरीके से मतलब गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है कि जो भी फूड ग्रेन्स हमारे हो रहे हैं, ठीक है, इनको प्रॉपर वे में रखा जाए। ठीक है, दिस सिस्टम हैज 2 कंपोनेंट्स, बफर स्टॉक एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। और ये फूड सिक्योरिटी इन इंडिया के मतलब जो रख रखाव है हमारे अनाज के, वो 2 उसके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। पहला है बफर स्टॉक और दूसरा है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसमें आज हम लोग बफर स्टॉक को पढ़ेंगे। तो ये अपना आज का लास्ट टॉपिक रहेगा कि व्हाट इज बफर स्टॉक। बफर स्टॉक इज द स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स नेमली wheat and rice procured by the government through Food Corporation of India FCI। तो क्या लिखा हुआ है देखो यहाँ पे, एक procured मतलब होता है एक्वायर करना, प्राप्त करना। ठीक है, तो बफर स्टॉक इज द स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स नेमली wheat and rice procured by the government through Food Corporation of India। तो बफर स्टॉक क्या है? ये फूड ग्रेन्स का स्टॉक है, मेनली इसमें राइस और व्हीट की ही बात की गई है। और ये क्या करती है कि पूरे के पूरे देश की जो फार्मर्स हैं उनसे इंडिया गवर्नमेंट क्या करती है? खरीद लेती है, प्रोक्योर कर लेती है, एक्वायर कर लेती है और उनको पैसे दे देती है जितना भी उसका रेट होता है। ठीक है, तो यही क्या है? बफर स्टॉक है। ठीक है, कि जो भी फार्मर्स ग्रेन्स को उगाए हैं, राइस व्हीट उगाए हैं, उनसे खरीद लेना और उनको पैसा दे देना। और ये काम कहां आएगा? इस बफर स्टॉक का काम कहां आएगा? आगे दिया है, द FCI परचेजेस व्हीट एंड राइस फ्रॉम द फार्मर्स इन स्टेट्स वेयर देयर इज सरप्लस प्रोडक्शन। जहां पे सरप्लस प्रोडक्शन है, सरप्लस मतलब होता है कि कोई किसान जैसे अपने खेत में 600
600 केजी, ये एक हम रॉ डेटा दे रहे हैं, 600 केजी क्या कर रहा है, वीट को प्रोड्यूस कर रहा है, और उसकी जो खपत है, उसका जो कंजम्पशन है वो 100 केजी का है। 100 केजी वो खा सकता है एक साल में, ठीक है। ये एक जस्ट एक फिगर है, ठीक है। 600 किलोग्राम प्रोड्यूस किया, लेकिन वो उसके पास जो कंजम्पशन का रेट है, मतलब कंजम्पशन जितना कर सकता है वो सिर्फ 100 किलोग्राम है। तो भाई 500 किलोग्राम क्या करेगा, 500 किलोग्राम रखे रखे उसके पास सड़ जाएगा भाई, उसके इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं रखने की, तो वो क्या करेगा, 500 किलोग्राम सरकार को भेज देगा और सरकार से कुछ पैसा ले लेगा, उससे कुछ और भी काम कर सकता है, ठीक है। फिर सरकार क्या काम करती है इस 500 किलो गेहूं का, ये देखते हैं। द फार्मर्स आर पेड अ प्री अनाउंस्ड प्राइस फॉर दियर क्रॉप्स, दिस प्राइस इज कॉल्ड मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसको एमएसपी कहते हैं, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है। तो ये एक ऐसी प्राइस होती है जो गवर्नमेंट किसानों को देती है अनाज के बदले, उनसे अनाज खरीद करके उनको प्राइस दे देती है। ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस पहले ही डिक्लेयर कर देती है गवर्नमेंट, जब आप क्रॉप्स को ग्रो करना शुरू करते हैं। यहां देखो लिखा है, द एमएसपी इज डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट एवरी ईयर बिफोर द सोइंग सीजन टू प्रोवाइड इंसेंटिव्स टू द फार्मर्स फॉर रेजिंग द प्रोडक्शन ऑफ दीज क्रॉप्स। मतलब कि क्रॉप्स को आप सो करना शुरू किए, क्रॉप्स को मतलब उसके बारे में आप सोच रहे हैं किस तरीके से इस बार ग्रोथ करनी है अपने प्रोडक्शन की, तभी गवर्नमेंट बता देती कि इस बार की एमएसपी इतने होने वाली है, इस बार 1 किलोग्राम यदि गेहूं आप हमें देंगे तो हम आपको इतना रुपए देंगे। तो हर बार क्या करती है सरकार, बढ़ाती है पैसा। इससे क्या होता है, किसान को क्या मिलता है, एक मोटिवेशन मिलता है कि इस बार ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे। जब ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो किसान को ज्यादा पैसा मिलेगा, किसान को ज्यादा पैसा मिलेगा, गवर्नमेंट के पास ज्यादा अनाज चला गया। अब जब गवर्नमेंट के पास ज्यादा अनाज जाएगा तो वो फूड जो इनसिक्योर रीजन है, जो ट्राइबल रीजन है, जो SC STs रीजन है, जहां पर बहुत ही पिछड़े लोग हैं, जहां पर खाना पीने की दिक्कत है, वहां पर सरकार क्या कहती है, उनको मुफ्त में या फिर कुछ कम दामों में यही फूड प्रोवाइड करा देती है। तो इसके पीछे बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी ये लोग लगाते हैं। द परचेज्ड फूड ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन ग्रेनरीज, डू यू नो व्हाई दिस बफर स्टॉक इज क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट। तो क्लियर है ही, क्यों बफर स्टॉक क्रिएट करती है गवर्नमेंट, जिससे कि आगे आने वाली जो दिक्कतें हैं, फैमाइन है, महामारी है, जैसे कोविड में बहुत बड़ी महामारी फैली हुई थी, कोरोना, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था, गवर्नमेंट क्या कर रही थी, जो गरीब परिवार हैं उनको खाने पीने की व्यवस्था करी थी, तो इसी बफर स्टॉक से करी थी, ठीक है। ये जो परचेज फूड ग्रेन्स है इनको ग्रेनरीज में स्टोर किया जाता है। दिस इज डन टू डिस्ट्रीब्यूट फूड ग्रेन्स इन द डेफिसिट एरियाज एंड अमंग द पुअरर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी एट अ प्राइस लोअर देन द मार्केट प्राइस, ऑल्सो नोन एज इशू प्राइस, ठीक है। जितने दाम में सरकार इन किसानों से खरीदती है उससे कहीं कम, बहुत ज्यादा कम दामों में वापस से उन लोगों को देती है जो बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। This also help resolve the problem of shortage of food during adverse weather conditions or during the period of calamity। और यही जो बफर स्टॉक है ये कैलामिटी का सिचुएशन रहता है या फिर नेचुरल डिजास्टर कोई है तो उसमें लोगों को ये खाना खिलाने का बंदोबस्त करता है, क्योंकि इनके पास इनफ फूड रहता है उस बफर स्टॉक में, और उसी से जब तक ये कैलामिटी चलती है तब तक लोगों को फूड प्रोवाइड कराया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंस है बफर स्टॉक का। ये बफर स्टॉक एक बहुत ही अच्छी पॉलिसी है। इससे क्या होती है, जो फूड इनसिक्योरिटी है वो धीरे धीरे क्या होती है, इरेडिकेट होती है, पॉवर्टी क्या होती है, कम होती है, ठीक है। तो इस तरीके से जितना आज हम लोगों ने डिसाइड किया था पढ़ना, अच्छे तरीके से हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब तुम्हारा काम क्या है, बीच बीच में जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है, लेट्स डिस्कस है, एक्टिविटी है, उसको अच्छे से पढ़ करके समझ के उसके आंसर अपनी कॉपी में लिख लेना, और जो भी एक्सप्लेनेशन करना है, स्टोरी ऑफ रामू तुम्हें आज बतानी पड़ेगी, फिर आज का जितना पढ़ा है उसका एक्सप्लेनेशन आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो आज के लिए अपने इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।